नमस्कार, मैं हूं स्मृति रस्तोगी और कू स्टूडियो के लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। जागरण.com के इस शो में, जिसका नाम है कू प्रेजेंट्स चुनावी हलचल में, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड और पंजाब के बारे में। राजनीतिक समीकरण दोनों ही राज्यों में क्या कहते हैं, कैसी चुनावी सरगर्मियां हैं, इन पर हमारा आज फोकस रहेगा। और स्टूडियो में आज मेरा साथ दे रहे हैं जागरण न्यू मीडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रत्युष रंजन। प्रत्युष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत पंजाब से ही करते हैं। एक अहम स्टेट है पंजाब। 20 फरवरी को यहाँ पर सिंगल फेज वोटिंग में मतदान हुआ था। पंजाब लगातार अगर पिछले 2 सालों में देखा जाए तो काफ़ी न्यूज़ में बना रहा, चाहे फिर वो फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात हो या फिर चीफ मिनिस्टर का चेहरा हो। एवरीथिंग वाज वेरी मच इनटू द न्यूज़ फॉर द लास्ट 2 years। वोटिंग की अगर हम बात करें, चुनावी सरगर्मियों की बात करें, तो 20 फरवरी से पहले तक क्या कुछ नया घट रहा था स्टेट में, और अभी जो राजनीतिक समीकरण हैं स्टेट को किस ओर ले जाते हुए दिखते हैं हमें? स्मृति, पंजाब ने पिछले 6 महीने या 1 साल में हम बोले तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ राजनीतिक घटनाक्रम बदले और उसका असर भी दिखा, बहुत हद तक दिखने लगा था इलेक्शन के सारे प्रोसेस पे भी। पंजाब ऐसा स्टेट है जहाँ पे इश्यूज़ जो है वो थोड़े दूसरे राज्यों से थोड़े अलग होते हैं। अगर वोट परसेंट की बात करूँ, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि जो 72% के आसपास का वोट परसेंट रहा इस बार, जो पिछले बार से करीबन 5% कम था। ये एक वहाँ पे समस्या हुई काफ़ी। पंजाब में जो कास्ट इक्वेशंस हैं वो थोड़े इतने डिफरेंट हैं। आप अगर देखें तो पंजाब टोटल जो है 3 बड़े बड़े रीजन में बांटा जा सकता है। 117 कंस्टिट्यूंसीज है वहाँ पे, और दलित कम्युनिटी जो है वो करीबन 25 से 30% का वोट शेयर रखती है। और 117 में आप बोले तो 50 सीटों पे उनकी अपनी इम्पैक्ट उनका रहता है। और अगर सिख कम्युनिटी की बात करें तो रामदसिया सिख है, मजहबी सिख है और जाट सिख है। जाट सिख के बारे में है कि हमेशा ही जो चीफ मिनिस्टर होता है वो जाट सिख कम्युनिटी से ही होता है, एक बार अगर ज्ञानी जैल सिंह की बात अगर हम छोड़ दे तो। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो उठापटक रही, कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेके जो सारी चीज़ें चली, जो हम सब ने देखी, उसके बाद से जो कांग्रेस ने दांव खेला चरणजीत सिंह चन्नी पे, जो खुद ही दलित कम्युनिटी से आते हैं, तो वो एक पूरा का पूरा एक कोशिश थी कांग्रेस की, सरकार ना बदले और एक पूरी कम्युनिटी को पकड़ के रखे। गेम चेंजर साबित हुआ, या आप कहेंगे गेम चेंजर साबित होगा, ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हम बात ये कर सकते हैं कि कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई, सारे कास्ट इक्वेशंस के ऊपर भी उन्होंने सारी चीज़ें अपनी तरफ से मैनेज करने की कोशिश की। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि कैप्टन अमरिंदर की एक अपनी शख्सियत भी है वहाँ पे, और उन्होंने एक तरफा मैं ये मुझे कहने में हिचक नहीं होगी कि एक तरफा उन्होंने अपने दम पे ये पार्टी को वहाँ पे रन किया था अपने गवर्नेंस के थ्रू। और लास्ट मोमेंट में अब वो पार्टी से बाहर हैं, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई है, इक्वेशन बदल चुके हैं वहाँ पे। शिरोमणि अकाली दल सत्ता में रही है, लेकिन पिछले इलेक्शन में बिल्कुल 15 सीट्स पे आ गई वो। ये एक उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी कि इतना मेजर वोट बैंक उन्होंने खोया। वापस ये लोग ताल ठोक रहे हैं आने के लिए, और सुखविंदर सिंह जो बादल हमारे हैं वो लगातार हमले करते हैं कांग्रेस पे और आप पे। बीजेपी के साथ समस्या रही कि बीजेपी हमेशा वहाँ पे सेकेंड पार्टी बन के रही शिरोमणि अकाली दल के साथ। जो वोट परसेंट रहा है बीजेपी का, वो पिछली बार इलेक्शन में उसके पिछले इलेक्शन से भी नीचे गया, 7% से 5% पे आ गए। तो इस बार मुझे लगा कि बीजेपी ने ये ठान लिया था कि अपने दम पे हम अब सरकार में शामिल होने या सरकार बनाने की कोशिश तो करें कम से कम। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की और बीजेपी लीडर्स की लगातार रैलीज हुई वहाँ पे, लगातार बैठक हुए वहाँ पे, और जो इनकी अपनी जो इनकी स्ट्रेटेजी है वो ये है कि कोशिश करें सरकार बनाने की, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे आने की। लेकिन वो कितना पॉसिबल होगा अब ये 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा फैक्टर है, वो है बीएसपी का फैक्टर, जो कि दलित कम्युनिटी काफ़ी बड़ा, हालांकि बीएसपी का वोट बैंक उतना ज़्यादा होता नहीं है कभी, क्योंकि वो कांग्रेस में जाता है हमेशा। एक जो बड़ा फैक्टर है, उसके बिना ये डिस्कशन पूरा नहीं होगा, वो है आम आदमी पार्टी। जो पंजाब की बात हम करें तो, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बहुत ही ज़्यादा तेजी से अपनी जमीन तलाशी वहाँ पे और बनाया। मुझे लगता है दिल्ली के बाद फोकस उनका पंजाब ही था। बिल्कुल। अगर आप आम आदमी पार्टी के हिस्टोरिकल एक बार उसका पुराना अगर रिसर्च करें तो देखें आप, उसमें आपको एक चीज़ दिखेगी कि आम आदमी पार्टी ने जहाँ जहाँ भी अपने डोमिनेंस बनाए हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली, इन्होंने दूसरी पार्टीज जो बीजेपी के अगेंस्ट लड़ती थी उसके वोट बैंक में उन्होंने सेंध लगाई है। अगर आप दिल्ली में देखें तो कांग्रेस का पूरा वोट बैंक आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हुआ, बीजेपी अपनी वोट परसेंट लेके बैठी रही। ये कोशिश वहां पे वो लोग कर रहे हैं शिरोमणि अकाली दल के वोट बैंक के में सेंध लगाने की।
वो पॉसिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये तो बहुत अभी देखने की बात है, लेकिन फिर भी करीबन अगर मैं बोलूं 25% के आसपास अगर सैड की वोट परसेंट थी तो 23% के आसपास इन लोगों में पहुंच आम आदमी पार्टी पहुंच गई थी, तो नेक एंड नेक इनके पास है। अब जो जिसमें सेन लगा दे, या तो शिरोमणि अकाली दल आम आदमी पार्टी में सेन लगा दे या आप उसमें लगा दे, वैसे ही सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे कैप्टन अमरिंदर, क्योंकि उनकी अपनी फैन फॉलोइंग रही है, अपने फॉलोअर्स रहे हैं, उनका किया हुआ काम है और कद्दावर नेता रहे हैं, आर्मी में अपनी सेवाएं भी दी है उन्होंने। और पंजाब के साथ एक जो यूनिक चीज़ है वो ये है कि बॉर्डर स्टेट है, समस्याएं काफ़ी है वहाँ पे जो बॉर्डर स्टेट में होती है जनरली। तो अच्छा ये रहे जनता एक ऐसी सरकार चुने, हालांकि काफ़ी एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कहीं हंग असेंबली ना हो जाए। हंग असेंबली की सिचुएशन जो होगी वो थोड़ी अलग हो जाएगी। तो उसमें देखा जाएगा कि किंग मेकर कौन बनता है। एग्जैक्टली। तो अब यही है कि कोई एक पार्टी की सरकार बने, चाहे जिसकी भी बने, और वो जनता के हित के लिए, जनता के भले के लिए काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, अब फोकस अगर हम करें उत्तराखंड के ऊपर, तो उत्तराखंड में 14 फरवरी को यहाँ पर इलेक्शन हुआ था। ट्रेंड जो उत्तराखंड का रहा है कि ऑल्टरनेट सरकार वो चुन करके लेकर के आते हैं, इस बार ये ट्रेंड कैसा दिखने को मिलेगा? उत्तराखंड एक यूनिक स्टेट है और पहाड़ों के लोग बहुत ही शांतिप्रिय होते हैं, काफ़ी सद्व्यवहार वाले लोग होते हैं। उत्तराखंड में आप देखेंगे तो वहाँ पे कास्ट इक्वेशन या रिलीजियस पोलराइजेशन नहीं चलता है, कभी नहीं चलता है। उसका कारण है क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। और जो दलित कम्युनिटी है वहाँ पे वो डोमिनेंट है, लेकिन वो कोई एक पार्टी उसका ये दावा नहीं कर सकती कि ये हमारे वोट बैंक है। सो ये स्कैटर्ड है और डिपेंड करता है कि वहाँ कौन सी पार्टी या कौन से लोकल लीडर्स है वो लोकल इश्यूज के बारे में बात करते हैं। लोकल इश्यूज काफ़ी हैं, छोटा स्टेट है इसलिए काफ़ी दल बदल की घटना भी होती है, अंदरूनी खींचातान काफ़ी होती है। अभी भी ये देखने को मिल सकता है, मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ, बाकी तो 10 मार्च को पता चलेगा कि अगर बहुत ही नेक एंड नेक फाइट अगर उत्तराखंड में होता है तो या तो इस दल से गए हुए लोग जो उस दल में गए हैं या उधर से इधर आए हैं उनको वापस खींचने की तैयारी, उनके लिए रेड कार्पेट बिछाना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। सो बेहतर ये रहेगा कि ऐसा रिजल्ट आए जो किसी एक पार्टी की सरकार बने, वो 5 साल चले, क्योंकि 5 साल सरकार चलना और 5 साल एक मुख्यमंत्री का चेहरा रहना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट के लिए जो उत्तराखंड में होना चाहिए। अच्छा, मैं एक और जो सवाल मेरे मन में आ रहा है, मेरे जहन में आ रहा है कि जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो ऑल्टरनेट वाला जो पैटर्न है इसको जो फॉलो कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं विकास पर एक बुरा इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा होगा। जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से विकास, क्योंकि अगर आप पूरा मौका ही नहीं दे रहे हैं किसी को, सरकार को अगर आप 10 साल दें या मतलब कम से कम तो इतना वक्त देना चाहिए, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, तो कहीं इसका ये दोनों तरह की बातें हैं। क्योंकि अगर हम स्वस्थ लोकतंत्र की बात करें तो वो 5 साल वाला भी मामला ठीक लगता है, क्योंकि 10 साल या 15 साल को एक सरकार रह जाए तो उसकी एक डोमिनेंस बन जाती है, एक अथॉरिटी अलग लेवल पे चली जाती है। उस केस में थोड़ा सा मैं बोलूँ तो चीज़ें थोड़ी सी खराब होती हैं। अगर आप कंटिन्यू डेवलपमेंट की बात अगर डेवलपमेंट करते चले जा रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद वो एक एरोगेंस भी आता है। मैं नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल आ गया, लेकिन ये हो सकता है, ये आता है, देखी जाती है। तो कई सारे ऐसे स्टेट है, खासकर छोटे स्टेट, यहाँ के 5-5 साल में या उसके पहले भी दल बदल के थ्रू सरकार बदल जाती है। हमने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जहाँ पे जो लार्जेस्ट पार्टीज है वो उनकी सरकार नहीं बनी है, दूसरे दलों की सरकार मिलजुल के बन गई है। तो ये जरूरी ये चीज है कि 5 साल एक सरकार रहे, एक मुख्यमंत्री रहे और वो काम करे और उसके ऊपर फिर वोट मांगने जाए। जी प्रत्युष, आज दिन भर में क्या कुछ ट्रेंडिंग रहा है इलेक्शंस को लेकर, आइए नजर डालते हैं। पहला कू है हमारे पास हरसिमरत कौर बादल का, शिरोमणि अकाली दल की नेता है, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है इन्होंने। अच्छा, देखा गया है कि जब से ये वोटिंग का पीरियड, मतदान का पीरियड शुरू हुआ, हालांकि इससे पहले भी जो सरगर्मियां चल रही थी उसमें आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच में बहुत खींचातानी चल रही थी, क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल स्मृति, जैसे मैंने पहले बोला, आम आदमी पार्टी को किसी न किसी पार्टी के जो वहाँ पंजाब में पार्टीज हैं उसके वोट बैंक में सेंध लगानी है सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस का गढ़ वहाँ मजबूत है, बीजेपी का उतना अभी वोट बैंक है नहीं, तो बची शिरोमणि अकाली दल जो उनके सबसे नज़दीकी, जो सबसे करीबी और सबसे राइवल पार्टी है और जिससे डर भी है उनको। जो एक्सपर्ट्स का यही मानना है और कई बार हम पढ़ते भी हैं, कई जगह पे जो चर्चाएं होती हैं या एनालिसिस आती है कि आम आदमी पार्टी जो है इस बार ताकत लगा रही है
सैड शिरोमणि अकाली दल के पार्टी के वोट बैंक के को लेने के लिए। तो ये जो आपने जो ये पोस्ट देखा, ये वही है कि वर्बल जो है ना वॉर काफ़ी चले हैं इन दोनों पार्टीज के नेताओं के बीच में, और ये टॉप लेवल तक गई है। मतलब भगवंत मान भी उधर से, और ये जो अदर पार्टी के लीडर थे, इन सब के बीच में लगातार चला है। तो ये हालांकि ये एक कोशिश है दोनों पार्टीज की ताकत लगाओ, अंतिम ताकत लगाओ। हालांकि इलेक्शन हो चुका है, लेकिन इश्यूज जो हैं अलग अलग पार्टीज अपने के अलग अलग इश्यूज पे फोकस कर रहे हैं। और ये जो रिवर वाली बात पे जो पोस्ट थी इनकी, ये एक बड़ा इशू है, और ये किसी एक दल दूसरे दल के नहीं, ये पूरे राज्य का मामला होता है। और मुझे लगता है कि सरकार बनने के बाद ही इस पे कुछ क्लैरिटी आ सकती है। दूसरा कू है हमारे पास सुखबीर सिंह बादल का। This is just the first shock of reality check to those who were foolish to trust Kejriwal's promises on Bhular and didn't believe us on his anti-Sikh communal mindset. More shocks to Aam Aadmi Party bhaks will follow as soon as Kejriwal has filed suit against Punjab on river waters, जैसे कि आप अभी बता भी रहे थे। जी बिल्कुल। ये क्लैरिटी, क्योंकि ये राज्य का मुद्दा है, ये कोई एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, क्लैरिटी मिलेगी 10 तारीख के बाद ही। क्लैरिटी मिलेगी 10 तारीख के बाद, और इस पोस्ट को पढ़ने के बाद लग रहा है कि बादल पूरी तरीके से तैयार है। इस बार सरकार शायद उनकी बन रही है, ऐसा उनका मानना लग रहा है इस पोस्ट को पढ़ने के बाद। हालांकि ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन हाँ, ये बहुत तल्ख जो होता है वर्बल वॉर, एक जो एक लेवल तक आ गया है, जो मतदान होने के बाद भी अभी भी इश्यूज पे दोनों पार्टीज आमने सामने हैं। तो देखते हैं विधानसभा में किसको कितनी सीटें मिलती है, उसके बाद का नजरिया एक अलग रूप लेके आएगा हमारे सामने। ऊंट किस करवट बैठेगा 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, हमारे पास फिलहाल कुछ रिएक्शंस भी हैं आम जनता के, आइए नजर डालते हैं क्या कुछ कू में रहा। जतिन कहते हैं, हर चुनाव में पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाने की बात होती है, लेकिन पंजाब की छवि से उड़ता पंजाब निकल ही नहीं रहा है। क्या ये मुद्दा इसलिए खत्म नहीं हो रहा कि हर बार ये चुनावी मुद्दा बना रहे? बिल्कुल, ये बहुत मल्टी कॉर्नर्ड फाइट है, मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट है पंजाब में, और नशा मुक्ति जो ड्रग्स का जो केस है, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल एक जो मुद्दा है वो बना है काफी टाइम से। बहुत बड़ा मुद्दा है, और हर पार्टी जो है इसके बारे में बात करती है। अगर एनसीआरबी का मैं डेटा की बात करूं तो 2020 में करीबन ड्रग्स से रिलेटेड करीबन 7,000 केसेस हुए थे, जो 19 में 15,000 केसेस थे। तो थोड़े केसेस कम हुए, लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा है और पूरा व्याप्त है, पूरे प्रदेश में व्याप्त है। तो बहुत ज़रूरी है सारे पार्टीज को एक पेज पे आने के लिए, और आके इस जो ड्रग्स के केसेज हो रहे हैं पंजाब में, या ड्रग्स का समस्या जिस तरह से बढ़ी हुई है, इस पे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक सोशल इशू है। मगर हर बार प्रत्युष देखा गया मैनिफेस्टो में हर पार्टी के ये मुद्दा जरूर होता है कि हम इससे फाइट करेंगे, हम इससे फाइट करेंगे, मगर जमीनी जो रियलिटी है वो कुछ और ही कहती है। मुद्दों से ना फाइट करके जब पार्टीज खुद में अपने आप से फाइट करेंगे तो मुद्दा वही बना रहेगा। तो जरूरी ये है इनके लिए समझना कि एक पेज पे आए सारे दल, सारी पार्टी इलेक्शन के बाद, और इस मुद्दे से, इस इशू से फाइट करें, क्योंकि सरकार को, राज्य को बचाना उसकी जिम्मेदारी है, राज्य के युवा वर्ग को बचाना उसकी जिम्मेदारी है। इस पे उन्हें काम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही प्रत्युष आपने। दूसरे कू पे हम नजर डालते हैं, जो कि है अक्षत आहूजा का। उत्तराखंड को लेकर के इन्होंने कहा है, लोग उत्तराखंड घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड निवासी रोजगार की तलाश में बाहर पलायन कर रहे हैं। क्या रोजगार की ये जरूरत पूरी नहीं की जा सकती कि राज्य के निवासी अपने राज्य में ही रह सकें? ये एक माइग्रेशन की बात हो रही है काफी सालों से। मुझे लगता है कि पिछले 2 दशकों से लगातार युवा बाहर निकल के जा रहा है पहाड़ों से। हालांकि कोविड के टाइम पे रिवर्स माइग्रेशन का भी एक बहुत बड़ा अहम किरदार भी हमने देखा, बट रोजगार होना स्टेट में बहुत जरूरी है कि युवा आएगा, करेगा क्या? ये पोस्ट नहीं, एक दर्द है, पेन है। एक जो लोकल लोग जो जिस छोटे स्टेट में रहते हैं, उनका दर्द है ये कि हम उस स्टेट में रह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। बाहर जाएंगे तो माइग्रेंट्स को जो समस्याएं फेस करनी पड़ती है वो उनको भी करनी पड़ेगी। तो अपना राज्य छोड़ के हम क्यों जाएं? सारी फैसिलिटीज हमें यहीं क्यों नहीं मिले? तो ये मैसेज जो है वो सरकार को और रूलिंग पार्टी को जाना चाहिए कि जो युवा वर्ग है उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे प्रोवाइड कराएं, लोकल लेवल पे वो कैसे इंडस्ट्रीज को सेटअप करें जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज सारे लोगों के लिए अवेलेबल हो। इस पे तो सारे सरकार को काम करना चाहिए, और खासकर छोटे स्टेट को, क्योंकि उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे टूरिज्म ज्यादा है, लोग आते हैं, घूम के वापस चले जाते हैं। तो जो टूरिज्म का ही एक बड़ा इनका जरिया है रेवेन्यू का। इसके अलावा अगर वहाँ पे रह रहे जो लोग हैं, जो युवा वर्ग खासकर है,
उनको अगर मतलब गवर्नमेंट जॉब्स की भी है या प्राइवेट जॉब्स की भी है या किसी भी तरह के जॉब्स की अगर जरूरत है तो शायद वो स्टेट वहाँ पूरा नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ पे उन रिसोर्सेज भी नहीं है और वहाँ हालात जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी अलाउ नहीं करती है बहुत इंडस्ट्री सेटअप के लिए जो बड़े बड़े जैसे महाराष्ट्र और दिल्ली में या महाराष्ट्र साउथ में हम देख सके तो ऐसा है। तो सरकार को वो अल्टरनेटिव तैयार करना पड़ेगा यहाँ पे कि युवा वर्ग को वो सपोर्ट दे सके। जी दूसरे कूपे हम नजर डालते हैं, अगले कूपे जो कि सुब्रत हैं। उत्तराखंड में सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री हमेशा बदलते रहते हैं। क्या इस बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो 5 साल अपने पद पर बना रहे? प्रेजेंट सरकार में भी देखा जाए तो कई बार चेहरे बदले हैं। एक चेहरा रहना एक मुख्यमंत्री का बहुत जरूरी है। ट्रस्ट फैक्टर वहीं से जो लोग हैं, आम जनता है, वहीं से बिल्डअप होता है। छोटे राज्यों में स्मृति ये समस्या हमने लगातार देखा है और देखते रहे हैं। हम ये कोशिश करते हैं, हम ये विश करते हैं, हम ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही हो, एक पार्टी की सरकार बने और एक मुख्यमंत्री रहे जो 5 साल तक रहे और चीज़ों को संभाले, अपनी तरह से राज्य को आगे बढ़ाए, उसके विकास के लिए काम करे। जी एक और कुएं है हमारे पास। अभिनव है, पहाड़ों से पलायन रुकने का नाम नहीं लेता। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोग अपने घर छोड़ देते हैं। आखिरकार कब सरकार इन चीज़ों पर ध्यान देगी? मुझे लगता है जो दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पे अभी तक वो सुविधाएं नहीं पहुँच पाई हैं जितना उनको वो डिज़र्व करते हैं, पहुँचनी चाहिए। इतने साल हो गए हमें, उत्तराखंड को बने भी लगभग 20-21 साल हो गए हैं। हाई टाइम जिसे कहना चाहिए कि इन इलाकों तक भी वो सुविधाएं पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। सरकार का प्राइम फोकस भी वही रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने और यही जैसे मैंने बोला ये पोस्ट नहीं है, ये दर्द है इनका जी। और जो ये एक्सप्रेस कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, बहुत ज़रूरी है ये बात आगे भी लोगों तक पहुँचे जी। और हम वो जरिया बन सकते हैं कि हमारे थ्रू हम अपनी बात, इनकी बात लोगों तक पहुँचाएं कि कैसे आम आदमी की जो ज़रूरत है उसको सरकारों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि तभी वो लोग मतदान में भी शामिल होंगे और नेशन बिल्डिंग में भी शामिल होंगे। ये बहुत ज़रूरत है जी। मुझे लगता है आपसे चर्चा में प्रत्युष बहुत कुछ ऐसा निकल करके आता है जो कि मुझे लगता है आम जनता के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि नेशन बिल्डिंग की जो बात आपने कही है वो बहुत इम्पैक्टफुल बात है। इसी बात पर एक नज़र डालते हैं आज दिन भर में क्या कुछ बड़ी हेडलाइंस रही हैं। सबसे पहली हेडलाइन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन जौनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, भाजपा नीति, नियत, निष्ठा पर काम करने वाली पार्टी है। प्रत्युष आपका रिएक्शन प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पर? प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है और उनके खुद की पार्टी के लिए है, जो लगातार वो पार्टी और उस पार्टी के सारे बड़े लीडर जो उसके रणनीतिकार हैं, वो सारे लोग जिस पे फोकस करते हैं वो यही बोलते हैं कि भाजपा की पॉलिसीज, उसकी नीयत, काम करने का, विकास के ऊपर जो उनका फोकस रहता है, इसी बात को प्रधानमंत्री यहाँ पे दोहरा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जनता से को बताने की कोशिश कर रहे हैं ये कि डेवलपमेंट के ऊपर ही वो काम कर रहे हैं, उनकी सरकार काम कर रही है, योगी की सरकार काम कर रही है, उसके ऊपर वोट करने की अपील कर रहे हैं जी। हमारे पास एक और 2 हेडलाइंस हैं जो कि बहुत बर्निंग इशू जो आजकल चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन और रशिया के मध्य। क्वाड बैठक में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन और स्कॉट मॉरिसन समेत कई नेता होंगे शामिल। प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे इस बैठक में। अगली हेडलाइन है हमारे पास, रूस के हमलों के बीच यूक्रेन को 2700 हवा रोधी मिसाइलें देगा जर्मनी। अब तक 10 लाख लोगों ने छोड़ा यूक्रेन। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप दर्शकों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहिए, कू डाउनलोड करें और कू के जरिए हैशटैग इस्तेमाल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे 2 हैशटैग हैं, हैशटैग स्टेट इलेक्शन 2022 और हैशटैग कू स्टूडियो ऑन जागरण। फिलहाल मुझे और प्रत्युष को दीजिए इजाजत। आप सभी व्यूअर से एक और बहुत 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 अहम रिक्वेस्ट, आप सब अपने मतदान का इस्तेमाल करिए। नमस्कार।